वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट अपर प्राइमरी साइंस में पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ देख रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम यूपी टेट साइंस 2017 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करा करें। शेयर सबसे ज़्यादा करना है वीडियो को, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और वो सपोर्ट आपसे तभी मिल सकता है जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यूपी टेट साइंस 2017 का। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, ऊष्मा का एसआई मात्रक हमें यहाँ पर बताना है, स्टैंडर्ड यूनिट हमें यहाँ पर बतानी है। और आपका एसआई यूनिट से तो एक क्वेश्चन यूपी टेट साइंस में आना ही आना है। तो हीट का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, जूल होता है वो। और एक बात आपको याद रखनी है, एक जूल के अंदर 10⁻7 अर्ग होते हैं। देखो नीचे अर्ग भी लिखा है ना, तो ये बात याद रखेंगे, एक जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग होते हैं। और ये जो जूल होता है ना, ये खाली हीट का मात्रक नहीं होता, ऊष्मा का मात्रक नहीं होता, ये कार्य का भी मात्रक होता है। वर्क जो कार्य होता है उसका भी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? जूल ही है। और एक जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये जो कैलोरी है ना, ये भी हीट का ही मात्रक होता है, लेकिन एसआई यूनिट में नहीं होता। अगर मैं बात करूं वॉट की, वॉट किसका मात्रक होता है? तो ये पावर जो होती है उसका एसआई मात्रक होता है। अगर पावर का एसआई मात्रक पूछा जाता तो वहाँ पर वाट हो जाता, तो लेकिन यहाँ पर हीट का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इफ पी एफ एंड ए रिप्रेजेंट प्रेशर, फोर्स एंड एरिया रेस्पेक्टिवली, देन यदि पी एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं, तो मुझे यहाँ पर इनका रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन होता है? तो कुछ भी वेक्टर यहाँ पर नहीं होगा, सीधा सा फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल। बल पर डायरेक्ट निर्भर करता है प्रेशर, और एरिया पर डायरेक्ट निर्भर नहीं करता, इन्वर्सली निर्भर करता है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये मैंने बहुत अच्छे से पहले भी आपको समझा रखा है कि ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम सीधा आंसर देखेंगे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम 10 यूनिट टू 25 यूनिट इन 5 सेकेंड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। यदि 5 सेकेंड में एक वस्तु का संवेग 10 से बढ़कर 25 हो जाए तो उसका हमें कार्यार्थ बल बताना है, कितना होगा। अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करूं, तो न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ से हमें बताएगा इसका आंसर। वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जितना संवेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, वही क्या होता है? वो आपका बल होता है। वो बल की वजह से होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन कितना है? वो 10 से 25 हो गया। तो मतलब 10 से अगर कोई चीज़ 25 हो गई है, तो वहाँ पर परिवर्तन हमें कितने का देखने को मिला? 15 का परिवर्तन देखने को मिला। और कितने सेकंड में हमें ये देखने को मिला? 5 सेकंड में हमें देखने को मिला। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा? ये 3 यूनिट निकल कर आ जाएगा। तो याद रखिए, फोर्स क्या हो जाती है फिर यहाँ पर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितने समय में, तो वो हमने देख लिया, 15 था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, और 5 सेकंड में वो हो रहा था। तो उससे उसको भाग करने के बाद हमें फोर्स जो है वो पता चल गई। और फोर्स हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर सी, 3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। माइका इज़ यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल बिकॉज इट इज़। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रंग का उपयोग होता है, क्योंकि यह, देखिए जब खाना बनाने में यूज़ हो रहा है तो सीधी सी बात है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, ऊष्मा का सुचालक होगा। लेकिन साथ में आपको ये बात याद रखनी है, जो माइका होता है, जो अभ्रंग होता है, ये पेंट वगैरह में भी यूज़ होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, कि ऊष्मा का तो सुचालक है, अच्छा कंडक्टर है, लेकिन विद्युत जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, उसका बैड कंडक्टर है, उसका कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होता है? तो वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो रेखाएं होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं, तो वहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ 20 कंप्रेशन एंड 20 रियरफ्रैक्शन इन 10 मीटर लेंथ, द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इज। 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंग में 20 संपीड़न और 20 विरलन हैं, तो हमें तरंगों का तरंग दैर्ध्य बताना है। देखिए पूरी एक कंप्लीट तरंग कम मानी जाती है कि जब वो एक बार इस तरह से ऊपर जाती है और फिर एक बार इस तरह से नीचे आती है, तो पूरी एक तरंग जो है इतनी दूरी कवर करती है और उसको ही हम क्या बोलते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करती हैं, और वही हमारी वेवलेंथ होती है। तो वो एक तरंग की वेवलेंथ होगी, उसमें उसने क्या करा? एक बार संपीड़न करा और एक बार विरलन करा, एक बार कंप्रेशन और एक बार रियरफ्रैक्शन, तो वो एक तरंग का है। अब ऐसा यहाँ पर 20 बार हुआ है, 20 बार कंप्रेशन हुआ है और 20 बार रेयरफ्रैक्शन हुआ है, तो तरंगे कितनी हैं? 20 हैं। और उन 20 तरंगों ने कितनी वेवलेंथ, यहाँ पर लैम्डा जिसे हमें बताना है, एक तरंग का मैंने बता दिया वो इतना रहा होगा यहाँ से ऊपर से नीचे, तो ऐसी 20 तरंगों का वेवलेंथ हमें बताना है। और जो हमारी दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर है। 10 मीटर बोलूँ या फिर मैं क्या बोलूँगी इसको? 1000 सेंटीमीटर। और मुझे कितनी तरंगों के लिए बताना है? 20 तरंगों के लिए बतानी है कि कितनी दूरी इसने कवर की होगी। तो 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारा निकल कर कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ वो उन्होंने कवर की है, वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ 4/3 एंड 3/2 बी रेस्पेक्टिवली द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ वाटर एंड ग्लास, देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटिव टू वाटर क्या होगा? ये हमें बताना है। यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्या है? 4/3 और 3/2 हैं, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें यहाँ पर बताना है। और वो क्या होगा? इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का रेशो ही होगा, क्योंकि यहाँ पर किसका पूछा है? पहले ग्लास का पूछा है और फिर रिलेशन पूछा है किसका? वाटर का, यही तो पूछा है। देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेशन टू वाटर, तो ग्लास का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस है वो कितना है? 3/2 है। ठीक है, उसका रेशो बताना है किससे? हमारा वाटर से। वाटर का कितना है? 4/3 है। तो अब हम इनका रेशो को करेंगे तो ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो जो रेशो निकल कर आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउस होल्ड वायरिंग व्हाट इज़ द कलर ऑफ अर्थ वायर? घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है? ये हमें बताना है, और ये आपको याद रखना होगा। वो कलर कैसा होता है तार का? वो ग्रीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, हरा। और ये आप अब याद कर लीजिए कि क्या कलर होगा अर्थ वायर का? वो ग्रीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? किरचॉफ का जो धारा संबंधी नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है? और ये यूपीटेट 2019 में भी रिपीट हुआ सेम ये क्वेश्चन। तो ये किसके कंजर्वेशन पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, चार्ज आवेश के कंजर्वेशन पर आधारित है। और ये नियम ये कहता है कि जंक्शन जो मेन पॉइंट है उस पर जो करंट आता है और वहाँ से जो करंट जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही किरचॉफ का करंट लॉ है। और ये किसके कंजर्वेशन की बात करता है? ये चार्ज के कंजर्वेशन की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर? ये बाइनरी नंबर है और इसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। द्विआधारी संख्या के तुल्य दशमलव संख्या क्या होगी? ये हमें बताना है। और ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और ये यूपी टेट में 2-3 बार आया है इस तरह से, तो इसको हम देख लेंगे। देखिए ये सीरीज चलती है पूरी, 1 2 4 8 16 32 और आगे भी ऐसे बढ़ती चली जाती है। और जिस नंबर पर जिस तरह का कॉम्बिनेशन बैठेगा उसको तो हम 1 कर देते हैं और बाकी सारे ऑफ होंगे, वो 0 होंगे। अब मुझे नंबर कितना बनाना है? ये बनाना है 1 1 0 1, तो ये वाला भी 1 रहा, ये 0 रहा, ये भी 1 रहा, ये भी 1 रहा। तो बस मैं अब इनको काउंट कर लूँगी, ये कितने होंगे? ये 8 वाला 1 है,
4 वाला 1 है और ये 1 वाला 1 है, 2 वाला तो 0 है, इसको काउंट हम नहीं करेंगे। तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 में मैं 1 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा 13, और यही इसका क्या होगा डेसिमल नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। और सीटेट वाले बच्चों को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पर बार बार आता है, आंसर पता होगा क्या होगा कि पेट्रोलियम का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। पेट्रोल उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, पैराफिक्स बैक्स भी होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी होता है, लेकिन जो कोक होता है वो नहीं होता क्योंकि वो कोलतार का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ से बाहर हो जाएगा। देखिए कोक को मैंने कोलतार बोल दिया है, लेकिन जो कोक होता है ना और जो कोलतार होता है वो दोनों ही किसके प्रोडक्ट होते हैं, वो कोयले के प्रोडक्ट होते हैं, कोल के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ मेटल एम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई एम। एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर काले रंग का यौगिक देता है। तो हमें उस धातु की पहचान करनी है, तो वो धातु हमारा हो जाएगा यहाँ पर कॉपर Cu, क्योंकि जब मैं 2Cu कॉपर की रिएक्शन कराती हूँ ऑक्सीजन से तो जो मुझे ऑक्साइड मिलता है 2CuO कॉपर ऑक्साइड जो मिलता है, ये कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक कलर का प्रोडक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है। देखिए नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना ग्राम मास दिया होता है वो मास तो आता है ऊपर, द्रव्यमान जो देगा हमें वो आएगा ऊपर, और नीचे उस एटम का एटॉमिक मास आता है, और साथ में हम गुणा कर देते हैं किसकी, एवोगैड्रो नंबर की, जो कि हमारा फिक्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम चारों का नंबर ऑफ एटम देखेंगे और जिसमें ज़्यादा होंगे वो हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए 16 ग्राम ऑफ N2 की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर तो मास आना है और नीचे इसका एटॉमिक मास आना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, लेकिन यहाँ पर इसके 2 एटम हैं, तो 14 इंटू 2 करूँगी तो मैं कितना हो जाएगा 28। तो ये यहाँ पर निकल कर आ गया 16/28। एवोगैड्रो नंबर तो सभी में सेम रहना है तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो 16/28 मेरा नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम यहाँ पर पता चल गए। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ एटम पता करूं तो ऊपर तो मास ही आना है, वो तो 16 ही रहेगा, सब में 16 ग्राम है। नीचे इसका एटॉमिक मास देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 है। लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो इंटू 2 भी करेंगे, और 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, और 32 में अगर मैं 12 जोड़ूंगी तो कितना आएगा 16/44, जो कि मेरा कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम निकल कर आ गए। सेम ऐसे ही अगर मैं मीथेन में बात करूं, CH4 में बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 16 ही रहना है, ठीक है। नीचे इसका एटॉमिक मास देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, और CH4 में यहाँ पर 4 एटम हैं, तो 12 + 4 करूँगी तो कितना हो जाएगा 16/16, और जब मैं इसको कट करूँगी तो ये निकल कर कितना आएगा 1। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी पॉइंट में आएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है और ऊपर जो है वो छोटा है, तो पॉइंट में आएगा। ऐसे ये भी क्या होगा, ये भी पॉइंट में आएगा, लेकिन ये पॉइंट में नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। कौन सा 16 ग्राम ऑफ मीथेन की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एटम जो हैं वो 1 आ रहे हैं, बाकी ऊपर क्या होगा 0.5 आ रहे होंगे, मतलब 0 पॉइंट में आ रहे हैं। अब ऐसे अगर मैं 16 ग्राम ऑफ O2 की बात करूँ तो ऊपर तो एटॉमिक मास 16 सॉरी ऊपर तो इसका मास आ गया जो क्वेश्चन में दिया है 16, नीचे एटॉमिक मास आएगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर कितने एटम है 2 एटम है, तो 16 इंटू 2 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, है ना। और ये भी पॉइंट में ही आना है, ये भी किस में आएगा पॉइंट में ही आएगा, तो सारे पॉइंट में आ रहे हैं, 0 पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। लेकिन एक 16 ग्राम ऑफ जो मीथेन है वो आपका कितना निकल कर आ रहा है, वो आपका 1 निकल कर आ रहा है, तो उसी में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे सबसे ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, 16 ग्राम ऑफ CH4 दैट इज़ मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन लेबोरेटरी एथिलीन
और एसिटिलीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेद किया जाता है, ये हमें बताना है। तो ये आंसर आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, टोलेंस रेजेंट, टोलेंस के अभिकर्मक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, निम्न यौगिक में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, ये हमें बतानी है। तो वो ऑप्शन नंबर 1 में ही होगी। मैं मानूंगी जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन है वो x है। अब इसको कैसे निकालेंगे, x + F2 है तो वो -2 रहेगा, क्योंकि ये निगेटिव रहता है। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। तो यहाँ पर ही +2 ऑक्सीडेशन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो OF2 है यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज, प्राकृतिक रबर का हमें एकलक बताना है। और ये हमने केमिस्ट्री में टॉपिक में पढ़ा है बहुलक में। तो हमें बताना है मोनोमर क्या होता है नेचुरल रबर का, वो होता है, उसका नाम क्या होता है, आइसोप्रिन। तो याद रखेंगे ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, आइसोप्रिन, जो कि हमारा मोनोमर है, एकलक है किसका, नेचुरल रबर का, प्राकृतिक रबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच कंपाउंड हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सर्वाधिक कथनांक वाला यौगिक कौन सा है। तो ये आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, एन पेंटेन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 36 डिग्री 1 सेल्सियस होता है, बाकी सबका इससे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज, एरोमेटिक यौगिक में अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अभी ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, 4n+2। जो n है वो यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3। तो ये होती है आपकी 4n+2, ये आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू द डिस्कवरी ऑफ, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकरण में प्रयोग में परिणाम स्वरूप खोजा गया क्या था। देखिए जब रदरफोर्ड ने रेस को पास कराया गोल्ड की फॉइल से, तो उसने देखा कि जो किरणें हैं ना, कुछ वाली किरणें स्कैटर हो रही हैं, वापस आ रही हैं स्कैटर होके। तो उसको ये पता चला सेंटर में, किसी एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से जो किरणें हैं वो टकरा कर निकल नहीं रही, स्कैटर होकर वापस भी आ रही हैं। तो वहीं से उसको पता चला सेंटर में क्या है, सेंटर में आपका न्यूक्लियस है। और यहीं से डिस्कवरी हुई कि इसकी न्यूक्लियस इन द एटम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, परमाणु में नाभिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना, उसमें जो जितने भी सब्सटेंस होते हैं ना वो इक्वल प्रपोर्शन में नहीं होते। तो इसके हिसाब से यहाँ जो आंसर होगा वो एयर होगा, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेज जो हैं वो फिक्स अमाउंट में हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोई भी चीज़ जो होती है, सब्सटेंस जो होते हैं वो फिक्स अमाउंट में नहीं होते। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए होगा, एयर होगा। यही हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें क्या है, फिक्स प्रपोर्शन में है। बाकी मिल्क, स्मोक और जेली ये सारे के सारे आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सिल्क फार्मिंग इज नोन एज, रेशम पालन को क्या कहते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, सेरीकल्चर इसको बोला जाता है, सीधा सीधा सा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा आर, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारों को हम क्या बोलते हैं। उसके अंदर आपके अमीबा, पैरामीशियम ये सारे आ जाते हैं प्रोटिस्टा वर्ग में। तो वो कैसे होते हैं, वो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं उन्हें, यूक्रोटिक सेल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। और ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, फाइटोक्रोम, यही इससे संबंध रखता है जर्मिनेशन ऑफ सीड से। कौन सा पिगमेंट, फाइटोक्रोम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन विद अदर इज कॉल्ड, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लिगामेंट बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ये वही ऊतक होता है जो हमारी एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर इन प्लांट, पौधों के जरायुंज अंकुरण होता है। जहाँ पर क्या होता है, प्लांट पेरेंट के अंदर ही क्या होता है, ऑटोमेटिक जो सीड है वो जर्मिनेट करने लगती है। जैसे मैंने बताया था आपको, टमाटो को आप ऐसे ही रख देंगे तो उसके जो बीज है ना उसमें से ऑटोमेटिक फिर से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लांट, मुख्य प्लांट में से ही अपने आप जर्मिनेशन होने लगेगा। ठीक है, वो चालू है तब भी उसमें से जर्मिनेशन हो जाएगा, ऐसे लेमन में। तो ऐसा विविपेरस हमें मैंग्रोव में भी देखने को मिलता है। तो ऐसा किसके अंदर और होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइजोफोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? वो सीधी सी बात है, दोनों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, और बाद में भी क्या होती है, रिएक्शन के बाद आपका जल जो है ऑक्सीजन के साथ आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वाटर, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट इट क्लॉटिंग इन इंटेंट ब्लड वेसल इज, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, वह क्या होता है? ये मैंने पहले भी बताया है, उसे हम हेपेरिन बोलते हैं। और ये जो हेपेरिन होता है हमारे रक्त को थक्का बनने में, जो बनता है उसको बनने से रोकने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इनलेट ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये हमारे पैनक्रियाज में होती हैं, अग्नाशय में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, और पैनक्रियाज से ही हमारा इंसुलिन जो है वो रिलीज होता है। तो वैसे भी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, एंजाइम्स आर केमिकली, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होती हैं? जो एंजाइम होते हैं वो आपके प्रोटीन ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन, कौन सा अम्ल है जिसको हम विटामिन भी बोलते हैं? तो वो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन भी बोलते हैं, और इसका नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी होता है। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी थायमीन, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। तो इस तरह से इनके नाम होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस तरह से ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो यूपी टेट में आपके पूछे गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें, शेयर सबसे ज़्यादा करना है, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।